ये आपके बगल में बैठे हाथ मिलाएंगे इनसे आप? लीजिए मिला लेते हैं, आइए। अरे ऐसा वाला हाथ नहीं, आइए आइए। नहीं ऐसा वाला हाथ नहीं है, जी। गठबंधन वाला हाथ। वो सरकार जब चुनाव में जाएगी उसके बाद हम लोग तय करेंगे। सरकार तो इधर है, ये तो अभी विपक्ष में है। नहीं, सरकार को चुनाव में जाने दीजिए, वरना तो हम सबसे हाथ मिला रहे हैं, किसी से ऐसा नहीं। वो वाला हाथ नहीं, गठबंधन वाला हाथ मिलेगा कि नहीं? नहीं, गठबंधन वाला हाथ अभी कहना मुश्किल है, अभी कहना मुश्किल है। फराज भाई, नहीं, सियासत में सर हाथ तभी मिलाए, देखिए नहीं सर एक मिनट, सियासत में हाथ तभी मिलाए जाते हैं जब दोनों फायदे में होते हैं या दोनों नुकसान में होते हैं। हाँ। खाली हमारा फायदा होगा, इनका नुकसान होगा, ये हम कभी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। और खाली इनका फायदा होगा, सुनिए सर, अभी देखिए ना मजा सुनिए, अगर ये फायदे में है हाँ। और हम नुकसान में है तो ये हमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे अभी देखिए ना, फराज भाई माइक उठाइए, माइक। जी बताइए। अरे वही सवाल है, हाथ मिलाएंगे उधर? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। हाँ, ठीक। लेकिन हमारा एक पर्सनल मानना है, आसिम भाई हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं बहुत तारीफ करता हूं। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, राष्ट्रभक्त आदमी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको भेजा दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में कि जा करके भारत की बात रखिए। इसकी जवाब दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो राकेश त्रिपाठी जी इल्जाम लगाते थे वो गलत है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा भरोसा उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे। सुनिए, क्या इल्जाम लगाते थे? अरे बार बार भारतीय तो इल्जाम क्या लगाते मैं बता रहा हूं। हाँ। उनके ऊपर अक्सर इल्जाम लगाते थे ना कि वो देश के लिए नहीं सोचते हैं, ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाती है, लेकिन उनके राष्ट्रवाद पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगा दी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ओवैसी के राष्ट्रवाद पर कभी बीजेपी नेता ने सवाल उठाया। आप सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, दंगा कराने की नीयत रखने वाले लोगों को निश्चित तौर पर आरोपित करते रहेंगे, लेकिन देश पहले है, दल बाद में है। और जब ऑपरेशन सिंदूर के मामले में पूरी दुनिया के सामने भारत की सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने का मामला था, तो सारे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबको साथ आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तब भी थे जो देश की सेना राजीव राय भी गए थे समाजवादी पार्टी से। आसिम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ना, देखिए, बड़ी खूबसूरती से आरोप लगाया फराज साहब ने। मैंने आरोप लगाया साहब, सुन तो लीजिए सर। मैंने तो तारीफ की आपकी सर। सुनिए सर, जब ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और खत्म हुआ तो देश के सामने एक बड़ी बात खड़ी हो गई कि कौन लोग इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं, देश के साथ हैं, और बहुत से लोग ऐसे थे जो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े करके देश के विरोध में थे। तो ओवैसी साहब ने देश के साथ खड़े होने में अपना सम्मान समझा, और जो लोग देश के विरोध में खड़े थे वो सवाल करते रह गए। कौन देश के विरोध में था? जो हम पे आरोप लगा रहे हैं सर। कौन आरोप है? फराज भाई, आप देश के विरोध में थे, देखिए उधर 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 देखिए उधर। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने तो इतनी अब प्रॉब्लम समझिए। देखिए, ना इन्हीं ने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा, लेकिन ये भाग गए। नहीं, हम भागे बिल्कुल नहीं। देखिए ओवैसी साहब की मैंने बोला कि हम बहुत इज्जत करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनसे कहा वो उन्होंने किया, और आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो उनसे कहेंगे वो करेंगे। नहीं, मैं समझ गया, इसमें कोई दो राय नहीं। मजबूरी समझ रहा हूं। मजबूरी है कि अगर ओवैसी को आप लोग गठबंधन में लेते हैं तो बिहार में जो धर्म संकट था विपक्षी गठबंधन के साथ, कि फिर ये माना जाएगा कि मुस्लिम लीडरशिप उनके पास है, तो हमारे मुस्लिम वोट बैंक का क्या हुआ? ये मजबूरी आपके पास भी है। नहीं, देखिए, यहां मैं आपकी बात से नहीं, यहां मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सर, ना इत्तेफाक रखिए, सुनिए, बात तो सुनिए। नहीं इत्तेफाक रखिए, लेकिन अरे सर, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? फराज भाई, आप बोलिएगा, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भर्ती वैकेंसी खुली हुई है, अभियान छोटा बड़ा मीडियम, बड़ा स्मॉल मीडियम, जो नेता आ जाए, भर्ती अभियान खुला हुआ है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ज्वाइन करने पर आप ओवैसी पर अगर रेड सिग्नल दिखा रहे हैं, मतलब सिर्फ यही है। बस मैं दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि मैं इनका एक बात से जवाब देना चाहता हूं कि ये देश गांधी का है, ये देश अंबेडकर का है, और ये देश सरदार पटेल का है। क्या कोई हिंदू नेता मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता है? ये कौन कह रहा है? क्या जरूरी है कि मुसलमान ही मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा? बिल्कुल कर सकता है। हिंदू मुसलमान हिंदू की नुमाइंदगी कर सकता है, लेकिन ये आप लोग बांटते हैं। एमएच खान साहब, ये दरार दिख रही है, असर इसका दिखेगा, आपका विश्लेषण क्या है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 3 बार से वोट दे रहे हैं, और जब दूसरा 2022 में वोट किया
95% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। 110 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए। इनका वोट जो बेस वोट है वो आधा भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जी बैठे हैं ना, इनके साथ चला जाता है। तो ये सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अब मुसलमान ये सोचता है कि जिसके पास 20% वोट होगा और 22% वोट होगा, तो जब हम मिलाएंगे तो 42% वोट होगा। तो किसके साथ? उसके बाद भाई समाजवादी पार्टी की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आप समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आप मुसलमान अगर इनके पास से हट जाए तो ये 0 सन्नाटा हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं। और मुसलमान अब नहीं जाएगा इनके साथ। क्यों? आपको क्यों लगता है ऐसा? हम इसलिए एक काम बताएं। किसके साथ जाएगा? किसके साथ? हाँ? किसके साथ जाएगा? हम कह रहे हैं बसपा के साथ जाएगा, जिसके पास 22% वोट है। बहुजन समाज पार्टी के पास 22% दलित वोट बोलिएगा जरा है उधर और तो 20% वोट मुस्लिम। ये 42% हो जाता 10 है। सेकंड छोटा। 10 सेकंड में अभी वो भी माइक उठाएंगे। नहीं देखिए, आप मुझे इधर जाने दीजिए। पूरी बात हो 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 जाने, वरना पूरी बात करिए। पूरी बात करिए। देखिए, राकेश जी बड़े होशियार हैं और वकील हैं। कहते हैं कि जमानत हो जाती है। अरे भाई, जो दरोगा जो सिपाही लिखता है FIR ना, वो हल्का जब लिखता जमानत हो जाती है, तो ये हल्का कराते हैं। ये फतेहपुर में आप इसका जवाब दीजिएगा। फतेहपुर में जो मकबरे पे चढ़ के दंगाइयों ने, बजरंग दल के लोगों ने ऐलान करके कहा था कि मैं परसों आऊंगा और मकबरा को तोड़ूंगा, वहां पर क्या हुआ? होमगार्ड के 4, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये, वहां पर 4 होमगार्ड लगा दिए गए थे कि तुम इनको रोक लो। वो तो मैं फतेहपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं। ठीक है कि उधर से कुछ दंगा नहीं हुआ, वरना दंगा कराने की पूरी साजिश पीड़ा हुई है। पूरी साजिश बड़े के टूटने पर इतनी पीड़ा हुई, लाखों मंदिर नस्तनाबूद कर दिए। एक बार मजम्मत नहीं कर सकते। खान साहब मजम्मत करिए, हिम्मत है मैं तो। मजम्मत करता हूं। मैं कहता हूं सकते हैं। मंदिर भी होना चाहिए, मस्जिद भी होना चाहिए। आपकी तरह से नहीं चलिए, कहता हूं नहीं, कि खाली मस्जिद वाली बात मंदिर होना आई गई चाहिए। है। तो आपके साथ तो मैं डिबेट में रहा हूं। ठीक है, एमएच खान साहब आता हूं। जी। मंदिर मस्जिद की बात आ ही गई है, तो कमलाकर त्रिपाठी जी, गाजी को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है, औरंगजेब को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है, बाबर को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है, बाबरी को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान इनके साथ, सपा के साथ है नहीं है, तो बट रहा है, तो फिर तो फायदा इधर बगल में। आप लोग क्या करेंगे यूपी में? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां आप डिबेट ही करा रहे हैं, हिंदू किसके साथ है, मुसलमान किसके साथ है, आवाम किसके साथ है, बात इसकी करिए। और आज के समय में आवाम ये देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का शासन, एक पुरानी कहावत है कि गाने की लाइन थी, मैं आ रहा था तो सुन रहा था कि जा जा तुझे हम जान गए, कितने पानी में हो पहचान गए। और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बनारस शहर में लड़की के साथ, BHU की लड़की के साथ रेप होता है और भाजपा IT सेल के बच्चे रेप करते हैं, जिनको 1 महीने तक आइडेंटिफाई कर दिए जाने के बावजूद उनको प्रचार में दूसरी जगह रखा जाता है, और बाद में उनकी जब अरेस्टिंग होती है, उसके बाद जब उनको जमानत मिलती है तो उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं बनारस के ही एक विधायक के द्वारा। यहां पर कोडीन कफ सिरप से जो स्थितियां बनी, पूरे प्रदेश भर में ड्रग्स का रैकेट चल रहा है। एक शेर है कि शीशे पे जैसे शीशा गिरे पत्थर पे छूटने के बाद हाल ये हुआ है बीजेपी को वोट देने के बाद, और राह में रहजान मिला रहबर के भेष में पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। यहां पर 1 मिनट बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। यहां पर स्थितियां ये हैं, डबल इंजन की सरकार पे के नाम पर वोट मांगा गया था। केंद्र सरकार एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से जो है वो केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर के और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम आता है, अब हमको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर एक फोन पर रोक दिया गया, किस प्रकार से जो है वो डील जो है वो किसानों, आपने क्या किया है? किसानों में आपने अनरेस्ट किया, आपने युवाओं में अनरेस्ट किया, यूजीसी को गलत तरीके से लागू करा करके आपने कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का काम नहीं किया। सौरभ मालवी करीब 1.5 से 2 मिनट कमलाकर त्रिपाठी जी ने बोला, लेकिन मेरे सवाल के स का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया।